हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक रहता है सेकंड यूनिट के अंदर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी बैलेंस नहीं दी हुई है। बैलेंस नहीं दी हुई है कैसे चेक करते हैं बच्चों? स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ जो रिक्वायरमेंट होगी और नंबर ऑफ़ जो सप्लाई होगी वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तब तो कहलाती है क्या? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर अनइक्वल है तब क्या कहलाती है? ये आपके पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट, बीजे को हम क्या बोलते थे? रिक्वायरमेंट। तो नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी दी हुई है? 8 और 5 13 प्लस 4 कितना? 17। तो टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट आपके पास 17 दे रखी है। और यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई है, सप्लाई आपके पास कितनी दे रखी है? 10 और आपके पास दे दिया 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25 और 10 कितना हो गया? 35। देखो अब जो सप्लाई है वो तो 35 है और जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कितने की है? 17 की है। तो दोनों क्या है? अनइक्वल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें ये जो प्रॉब्लम होगी इस तरीके की वो क्या बोली जाएगी? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे इसको सेम मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग के जो वीडियो था जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बनाया था वहाँ पे बताया था अगर जो भी चीज़ आपको कम पड़े उस चीज़ को हम क्या कर देंगे? वहाँ पे उतना ही ऐड कर देंगे विद ए डमी रो और ए डमी कॉलम, कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसी को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 17 है तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम में, डमी कॉलम में अगर मैं 18 यूनिट्स ऑफ रिक्वायरमेंट और ऐड कर दूँ तो आपकी दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले इसको बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके अंदर एक डमी रो ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 35 था, अगर मैं यहाँ पे 18 और ऐड कर दूँ तो अब आपके 35 और 35 हो गए। तो मैंने ये एक डमी कॉलम क्या कर दिया? इसके अंदर ऐड कर दिया। जैसे ये D1 था, D2 D3, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, D4 या कोई और अलग देना चाहो तो हम इसको एक डमी डेस्टिनेशन बोल सकते हो या डमी कॉलम बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वो क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। अब क्या बन गई? ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले वोगल अप्रोक्सीमेशन से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। और वोगल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है अच्छे तरीके से। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन से क्या बनाएंगे हम? इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर चेक करेंगे क्या वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या फिर नहीं है। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन से आप पहले निकाल लीजिए क्या? इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वो तरीका है पेनल्टी मेथड बोलते हैं। पेनल्टी निकालेंगे, हर रो से आप दो मिनिमम एलिमेंट उठाओगे, उनका डिफरेंस करते हुए पेनल्टी निकालोगे, हर कॉलम से भी पेनल्टी निकालोगे, फिर हाईएस्ट पेनल्टी से आप चलोगे। तो वो सारा मेथड की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, प्रीवियस वीडियो, तो आप उससे जाके पहले वो चेक कीजिए। फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आया है वो क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि वो ऑप्टिमल है या नहीं है। तो बच्चों वोगल अप्रोक्सीमेशन से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो एलोकेशंस आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। जैसे 3 वाले पे 4 यूनिट यहाँ पे आएगी, 60 यहाँ पे आएगी। जो एलोकेशन से मैंने सारी लिख दी। तो ये आपकी टेबल बनेगी क्या? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की। अब देखते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन आया है क्या ये नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है या डीजनरेट सॉल्यूशन है। तो डीजनरेट और नॉन डीजनरेट के लिए क्या चेक करते हैं? हमें चेक करना होता है स्टेप नंबर फर्स्ट जो मोदी मेथड में किया था हमने, m+n-1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस। क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो उसको बोलेंगे हम क्या? नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। और फिर इनकी पोजीशन देखनी है कि इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट पोजीशन है। तो क्या है यहाँ पे? m+n-1 की वैल्यू कितनी है? देखो m+n, तो आपके पास m नंबर ऑफ रोज, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो कितने हो गए आपके पास? 3 + 4 - 1 6 हो गया। और एलोकेशंस भी कितनी है आपके पास? 3 और 3 6 एलोकेशंस है। तो दोनों इक्वल है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है आपके पास? नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। अब पोजीशन देखते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। तो इससे आगे जाने के लिए अपने पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये वाली एलोकेशंस रह जाती हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अगर हम यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ आए और फिर अगर हम
हम इधर चले गए तो आगे नहीं जा पाएंगे, ये वाली एलोकेशन छूट जाएंगी। तो हम जब डॉट्स से बना के जब हम लूप बनाने की कोशिश करेंगे तो एक क्लोज लूप नहीं बन पाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशंस हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट पोजीशन भी हो गई और नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन भी हो गया। तो अब हम मोदी मेथड पे आगे बढ़ेंगे। पहला काम क्या होगा अपना, यूआई और वीजे निकालने का। तो नेक्स्ट बच्चों, अब हमने ये एलोकेशन सारी लिख ली, अब हम यूआई और वीजे निकालते हैं। अगर मोदी मेथड आपने देखा होगा तो आराम से समझ जाओगे आप, उसकी ये वीडियो ज़रूर देखना इससे पहले। यूआई प्लस वीजे किसके इक्वल होता है, सी आई जे के इक्वल। यूआई और वीजे क्या है आपके पास, यूआई नंबर ऑफ रोज के, आई नंबर ऑफ रोज हैं और जे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखो सबसे पहली बात है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो अपनी कोस्ट है, और जो ये 814 जो ब्रैकेट के ऊपर लग रहा है ये एलोकेशंस है। तो यहाँ से देखो आप, तो फर्स्ट हमने किसी एक को जीरो मानना होता है और कोशिश करना कि जहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस ज़्यादा हो उसको आप जीरो मान लो ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। या अगर ऐसे नहीं मानना चाहो तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप U1 U2 U3 में से किसी एक को भी जीरो मान सकते हो। जैसे हम मान लिया आपका U1 को जीरो मान के सोल्व करते हैं, तो U1 को यदि मैं जीरो मान लेता हूँ तो U1 इक्वल टू जीरो, तो U1 प्लस V1 की कोस्ट कितनी है, देखो V1 ये वाला और U1 ये वाला, तो U1 प्लस V1 इसकी कोस्ट कितनी दे रखी है आपके पास, 3, सॉरी V1 के अंदर U1 नहीं है तो हम V2 को लेके चलते हैं। U1 प्लस V2 ये वाला और U1 ये वाला, तो यहाँ पे ना कोस्ट कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 3, तो V2 की वैल्यू आ गई 3, U1 की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ से ये निकाल सकते हो V4 की वैल्यू निकल जाएगी, V4 0 दिया हुआ है आपके पास, तो देखो U1 प्लस V4 इक्वल टू कोस्ट 0 दे रखी है, तो यहाँ से U1 0 है तो V4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0। अब ये 0 है तो ये वाली वैल्यू कोस्ट 0 दी हुई है तो ये भी क्या आएगा, 0। तो जो जो वैल्यू आप निकाल सकते हो वो वैल्यू आप निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए इस वाले से ले लेते हैं कोई एक वैल्यू, या यहाँ से निकाल लो कोई एक वैल्यू। यहाँ से देखो V3 बनेगा और यहाँ से U2, तो U2 प्लस V3 की कोस्ट दे रखी है 0। अब ना ही हमें U2 पता है ना ही हमें क्या पता है, V3 पता है, तो यहाँ पे चलते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं, इस वाले वैल्यू पे लेते हैं। ये वाली वैल्यू का हमें पता है क्योंकि V2 की वैल्यू हमें पता है, तो V2 प्लस U2 इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो यहाँ से U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और -3, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2, तो U2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। जैसे U2 की वैल्यू 2 आई, यहाँ पे रखो 2 प्लस V3 इक्वल टू 0, तो V3 आ गया कितना आपके पास, -2, और यहाँ से हमने V1 निकाल लिया, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2 0। तो ये आपके पास आ गया UI और VJ। अब आपको क्या करना है कि एम्प्टी जो सेल हैं ये वाली यहाँ से आपको क्या निकालना है, जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनसे आपको क्या निकालना है, अनऑक्यूपाइड सेल से CIJ की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे CIJ की वैल्यू निकालेंगे कि जो जो कोस्ट दी हुई है मैट्रिक्स के अंदर, जो गिवन आपकी प्रॉब्लम थी वहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के अंदर कहाँ क्या अनऑक्यूपाइड सेल की जो वैल्यू लिखी हुई है वो हम CIJ के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने कोस्ट मैट्रिक्स बना ली एम्प्टी सेल्स की, मतलब जहाँ जहाँ एलोकेशंस थी उनके अलावा जो पोजीशन बच गई उनकी वैल्यू लिख लेनी है जो गिवन आपकी टेबल थी वहाँ से। गिवन टेबल मतलब जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना ली थी वहाँ से, तो जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे हम 0 भी फिल कर देंगे। अब बनाते हैं क्या, आपको UI प्लस क्या चाहिए आपको, VJ, ताकि हम दोनों का डिफरेंस करके क्या निकाल लें, DIJ निकाल लें। तो UI प्लस VJ क्या बनेगा, सिर्फ एम्प्टी सेल के लिए बना रहे हैं तो इस पोजीशन के लिए UI प्लस VJ, तो U1 की वैल्यू भी 0 थी और V1 की वैल्यू भी 0 थी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। मैं यहाँ पे U1 और V1 को लिख देता हूँ ताकि आप निकाल सको UI प्लस VJ। ये 0 दिया हुआ था, ये 3 आ गया था, ये -2 और ये आ गया था 0। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो मैट्रिक्स सिर्फ इतनी है, ये आपके पास VJ और UI और VJ दिए हुए हैं। तो देखो इस पोजीशन के लिए 0 + 0 0, इस पोजीशन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास -2 और 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 - -2, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो डॉट है ये नहीं चाहिए, इसे नेक्स्ट वाली वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। तो UI प्लस VJ प्लस करेंगे तो -2, तो 0 माइनस प्लस -2, तो कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट हमें पोजीशन दी हुई है, ये डॉट ही है, यहाँ पे भी डॉट लगेगा तीनों में, तो डॉट लगा देते हैं, ये चाहिए नहीं। अभी 0 की वैल्यू चाहिए तो 0 पे 2 और 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास
2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 0 और 0 कितनी आ जाएगी आपके पास 0। नेक्स्ट इसकी वैल्यू चाहिए 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी आपके पास, और ये आ जाएगा डॉट। तो हमने यू आई प्लस वी जे निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, डी आई जे, जो कि दोनों का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस कर दो, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट वैल्यू 4, ये तीनों तो डॉट ही रहेंगे, -2, ये आ गया 3, 5, 8 और ये आ गया डॉट। अब देखो डी आई जे में एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मतलब ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है। मतलब आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे कैसे बढ़ेंगे हम, नेगेटिव जहाँ एलोकेशन है उसको मानते हुए, नेगेटिव एलोकेशंस को लेते हुए हम एक थीटा निकालना है, थीटा एलोकेट करेंगे वहाँ पे, और थीटा हमें निकालना है क्लोज लूप बनाते हुए। कैसे बनाएंगे, देखो हमने क्या किया, अब ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये 24 वैल्यू है, तो D24 इज़ नेगेटिव, सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, सी वी एलोकेट, हम क्या एलोकेट कर देंगे अब यहाँ पे, थीटा टू द सेल, किसके ऊपर, 24 के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये सेम मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो ये 4 वैल्यू दी हुई है, एक मिनट, ये आपके पास ऑक्यूपाइड सेल के लिए करते हैं, जहाँ जहाँ एलोकेशंस थी, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन की जो आपके पास मैट्रिक्स थी वो बनाते हैं। 6 0 क्या आ जाएगी 8 और 2, उसके बाद ये दी हुई थी आपके पास कितनी 1 0, और नेक्स्ट दे रखी थी आपके पास कितनी 4 0, और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ से हमने शुरू करना है, और ये आपके पास दे रखा था 12 और 0। तो ये मैट्रिक्स आपकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की थी। तो इसके अंदर जहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू जिस पोजीशन पे आई है उस पोजीशन से हमने स्टार्ट करना है, किससे, विद थीटा, और एक लूप बनानी है। लूप किस तरीके से बनाएंगे कि आपको एलोकेट करना है कि एक क्लोज लूप बन जाए। तो देखो यहाँ से हम यहाँ चले गए, तो थीटा के बाद यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अब जो एलोकेशन से उनके ऊपर लगता है थीटा, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 6 माइनस थीटा। यहाँ से हम फिर मूव कर गए, जहाँ 90 पे मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 प्लस थीटा। अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, नीचे की ओर, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1 माइनस थीटा। अब यहाँ से इसके ऊपर नहीं आएंगे। अब इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ चेंज करते हैं हम वहाँ पे हमने थीटा रिप्रेजेंट करना है। चेंज यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये तो सीधा ही चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वापस से प्लस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक क्लोज लूप बन गई। क्लोज लूप किस तरीके से बनी, यहाँ पे थीटा ऐड हुआ, यहाँ पे थीटा माइनस हुआ, यहाँ पे थीटा ऐड हुआ, यहाँ पे थीटा माइनस हो गया, और वापस से यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, थीटा आ गया। अब क्या करना है, जो दो नेगेटिव वैल्यू है उनसे हमने थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। दो नेगेटिव वैल्यू मतलब जिनमें से थीटा माइनस हो रहा है, 6 माइनस थीटा और 1 माइनस थीटा। तो मिनिमम ऑफ थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। इसको इक्वल टू हमने क्या रखना है 0। तो जैसे ही इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिनिमम आपके पास आ गया 1। अब 1 को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर थीटा की जगह भेज देंगे, तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, तो देखो ये हो गया 4 प्लस थीटा था, तो ये हो गया 5। यहाँ पे आपके पास कितना दिया हुआ था, इसकी मैं कोस्ट लिखता रहूँगा साथ साथ। यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपके पास 6 माइनस थीटा, तो 6 माइनस 1 हो गया 5 ऑफ 0 कोस्ट के साथ। यहाँ पे आपके पास क्या था 1 माइनस थीटा, तो 0 कोस्ट हो गई इसकी, 0 एलोकेशन है, 0 एलोकेशन है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये छोड़ देंगे। ये आपके पास 8 और 2 दिया हुआ है। ये आपके पास क्या दे रखा था 4 और 0। ये आपके पास आ जाएगा थीटा किस कोस्ट के साथ, 1 कोस्ट के साथ। अब इसकी जो कोस्ट है 1 एलोकेशन के साथ, इसकी जो कोस्ट है वो हमने इनिशियल जो टेबल आपके पास दी हुई थी वहाँ से हमने इसकी कोस्ट लिखनी है। इसकी कोस्ट दे रखी थी कितनी, क्योंकि ये डमी रो के अंदर आया था, डमी कॉलम के अंदर, तो इसकी कोस्ट 0। यहाँ पे आ जाएगा कितना आपके पास 12 इंटू 0। तो ये बन गई अब आपके पास, देखो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 ही हैं, और 6 ही आपके पास क्या है m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, तो दोनों बराबर हैं। तो ये फिर से क्या बन गया आपके पास, नॉन डिजनरेट प्रॉब्लम। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0
प्लस 1 इंटू ज़ीरो प्लस 12 इंटू ज़ीरो, तो यहाँ से आया 15 प्लस कितना आ गया 16, यहाँ से आ गया आपके पास कितनी कॉस्ट 30/1। तो यहाँ से हम 30/1 देखेंगे क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए वापस से हमें यूआई निकालना है, वीजे निकालना है और फिर कॉस्ट मैट्रिक्स निकालनी है एम्प्टी सेल के लिए, फिर कॉस्ट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स निकालनी है यूआई प्लस वीजे, फिर दोनों का डिफरेंस। अब जो डीआईजे निकलेगा उसमें देखोगे आप सारी वैल्यू क्या आएंगी आपकी ग्रेटर देन जीरो। तो जैसे ही ग्रेटर देन जीरो आएंगे हम बोल देंगे ये क्या है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये ऐसे करना है आपको ये, और यहाँ पे आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे पहले, और फोर्थ यूनिट का भी हम करेंगे गेम थ्योरी वाला पार्ट। तो गेम थ्योरी जो दी हुई है वो आपकी लास्ट में दी हुई है, क्योंकि गेम थ्योरी से आपका पूरा क्वेश्चन आता है तो हम गेम थ्योरी पे करेंगे। उससे पहले आपके जर्नल वैसे क्वेश्चन दिए हैं जो थर्ड यूनिट के बेसिस पे करने हैं आपको, तो थर्ड यूनिट बाद में करेंगे हम, पहले गेम थ्योरी को ख़त्म करते हैं। उसके साथ आपकी फोर्थ यूनिट भी खत्म हो जाएगी गेम थ्योरी करते ही, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो थर्ड यूनिट का ही पार्ट है जो शुरू में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम गेम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम थर्ड यूनिट पर आएंगे। तो फोर्थ यूनिट हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम फोर्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।